हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 क्लासेस। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिस पर हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है, लेकिन यही छोटी सी चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपका आर्टिकल से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। एंड आई एम श्योर कि इससे पहले आप आर्टिकल बहुत बार पढ़े होंगे, आपको बहुत बार आर्टिकल पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आर्टिकल पढ़ा तो आपको रूल्स के बेसिस पे पढ़ाया गया होगा, यानी आपको रटवाने का काम किया गया होगा। आप अभी तक आर्टिकल्स को पढ़े हैं, रट करके पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिकल्स को रट के पढ़े तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात ये आ जाता है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एप्टीट्यूड को टेस्ट करती है। एप्टीट्यूड का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, हमारा कितना उस सब्जेक्ट पे पकड़ है, कितना क्लैरिटी है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी किस सिचुएशन पे कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो यही सारे चीज़ों को चेक करती है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखो, आप जिस तरीके से पढ़े होंगे पहले, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे अगर मैं यूज़ ऑफ द की बात करूँ तो यूज़ ऑफ द में आपको बताया गया होगा कि हम किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ के पहले द लगाते हैं। जैसे दी ताजमहल हम कह सकते हैं, दी कुतुब मीनार कर सकते हैं। आपको फिर बताया गया होगा कोई भी रिवर के नाम के पहले हम द लगाते हैं, दी गंगे, दी कृष्णा, या फिर आपको बताया गया होगा कि रेंज ऑफ माउंटेन्स जैसे दी हिमालयस, या फिर कोई फेमस बुक हो, या फिर कोई जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड हो। तो ये सारे चीज़ जो हमें पढ़ाए गए, ठीक है। या फिर इसके बाद जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको बताया गया कि अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले ए लगाते हैं, और अगर कोई नाउन वावल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, बस आर्टिकल खत्म। लेकिन ये सारे चीज़ जो आपने पढ़ा है ये केवल रूल तक ही सीमित है, क्योंकि आज के टाइम में इन सारे फिक्स रूल से क्वेश्चन जो आते हैं वो ना के बराबर आते हैं। आज के टाइम में जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वरना आपको द ताजमहल, ठीक है, द कुतुब मीनार आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलो, आज मैं जो आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आपको मैं कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ाऊंगा। आज मैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बनाऊंगा, ठीक है। एक बार जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाएगा तो फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, आर्टिकल में क्या क्या होता है। आर्टिकल में तो एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन होता है। वहीं बात करें डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल में दी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होता है क्या है। सो आर्टिकल्स आर डिटरमिनर एडजेक्टिव्स दैट डिटरमाइन ए नाउन एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज इंडेफिनिट और डेफिनिट, वेदर इट इज इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो देखो, आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स यहां पर हम देख सकते हैं, आर्टिकल्स एक डिटरमिनर एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है डिटरमाइन करना। भाई, डिटरमाइन करना का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना का मतलब होता है फिक्स करना। यानी आर्टिकल क्या करता है, किसी नाउन को फिक्स करता है, उसको डिटरमाइन करता है। अब आप कहोगे सर कि नाउन को किस सेंस में फिक्स करता है, किस तरह से फिक्स करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो है वो नाउन को इनडेफिनिट और डेफिनिट के बेसिस पे उसे क्या करता है, फिक्स करता है, उसे डिफाइन करता है, ठीक है, उसे डिटरमाइन करता है, उसे लिमिट करता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो देखो, अगर कोई नाउन हमारे लिए इनडेफिनिट हो तो हम उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई नाउन डेफिनिट हो तो हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है, हमने एक एग्जांपल में एक नाउन लिखा, और ये नाउन क्या है, कार है। आप देख रहे हो क्या नाउन क्या है, कार है, ठीक है। ये क्या है, नाउन है। अब क्या है कि देखो, किसी भी नाउन को हम, खास करके कॉमन नाउन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, यानी विदाउट आर्टिकल हम लोग नाउन को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके पहले हमें आर्टिकल लगा करके उस नाउन को डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, अगर वो नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट है तो हम उसे इंडेफिनिट आर्टिकल से डिफाइन करेंगे, और अगर वो नाउन हमारे लिए डेफिनिट है तो हम उसे डेफिनिट आर्टिकल द से डिफाइन करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मुझे बताना, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार, तो कौन सा कार, ये कौन सा कार है, बताओ, क्या इस कार के बारे में कोई जानकारी है। तो अगर इस कार के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर किस कार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ पर क्या कहोगे, यहाँ पर केवल एक कार है जो मैं देख रहा हूँ, जो लिखा हुआ है कार है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो, जब इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है,
या फिर आप इसके बारे में पहले से कभी नहीं जानते थे, बस आपको इतना पता है कि बस यहाँ पर एक कार है, लेकिन कौन सा कार है मुझे नहीं पता है। तो इसका मतलब ये क्या, ये कार आपके लिए इंडेफिनिट है। बिल्कुल, ये कार आपके लिए इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट है तो हम इसे इंडेफिनिट आर्टिकल से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए हम इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए कार कहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर भी हमारा नाउन क्या है, सेम नाउन है, कार है। तो देखो अगर हमें किसी नाउन से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर हम उससे पहले से परिचित नहीं है, तब क्या है, तब तक वो नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट होता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई ऐसा नाउन हमें मिल जाए जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी पहले से भी हम उस नाउन से परिचित है, या फिर उस नाउन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो वह नाउन क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कार लिखे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन सा कार, तो आप कहोगे किसका, ऑफ मोहन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी कार, तो किसका कार भाई, मोहन का कार। तो ये क्या हो गया, ये इस कार को डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, इस कार से यानी इस नाउन से रिलेटेड अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, और जैसे ही, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन हमें किसी नाउन से रिलेटेड मिल जाता है तो वह नाउन क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं भाई कौन सा कार, तो ये मोहन का कार, ये फिक्स हो गया। यहां पर कहें कौन सा कार, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पर कहें कौन सा कार, तो मोहन का कार, तो फिक्स हो गया। मतलब क्या हो गया, ये चीज, ये नाउन जो है कार हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। तो डेफिनिट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके पहले द लगाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है। चलो देखो यहां पर अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमने यहां पर लिखा, ठीक है, जैसे अब हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, ऑक्स। ऑक्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं ऑक्स, ऑक्स का मतलब पता है क्या होता है, ठीक है। ऑक्स का मतलब बैल होता है, ठीक है। तो यहां पर हम केवल ऑक्स लिख रहे हैं और यहां पर हम लिख दे रहे हैं ऑक्स ऑफ राम, ठीक है। तो यहां पर देखो फिर से मैंने दो एग्जांपल लिखा, तो यहां पर मैं यहां पर ऑक्स का जो बात कर रहा हूं भाई, कौन सा ऑक्स, किसका बैल, किस तरह का बैल, कहां का बैल, क्या आप पहले से जानते थे, ऐसा कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है। तो नहीं है तो हम इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन लिखेंगे। यानी जब देखो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में बस इतना डिफरेंस है कि अगर कोई नाउन अगर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, देखो वोवेल लेटर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वोवेल साउंड से, तो अगर वोवेल साउंड से हो तो हम उसके पहले एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम उसके पहले ए लगाते हैं। लेकिन ए या एन में केवल यही फर्क है, साउंड का फर्क है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन दोनों का काम क्या है, इंडेफिनिट नाउन को बताना, ठीक है। तो इसके पहले हम इंडेफिनिट के लिए ए लगा रहे थे। इंडेफिनिट जैसे कार था तो कार कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा था तो ए लगा रहे थे। यहां पर ऑक्स क्या है, वोवेल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए हम इसके पहले एन लगा रहे हैं। तो देखो ये ऑक्स, जो जिस ऑक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑक्स क्या है, ये ऑक्स हमारे लिए इंडेफिनिट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले एन लगा रहे हैं। लेकिन अब देखो सेकंड एग्जांपल में फिर से हमने ऑक्स लिखा, लेकिन अब भाई बात करोगे कैसा ऑक्स, क्या इस ऑक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, भाई कौन सा ऑक्स, तो आप कहोगे कि ये जो ऑक्स है ये राम का ऑक्स है। तो अब क्या हो गया, ये चीज फिक्स हो गया। तो फिक्स होने का मतलब क्या हुआ, ये डेफिनिट हो गया, और जब डेफिनिट हो गया तो इसके पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी अगर कोई नाउन इंडेफिनिट हो तो हम उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, ठीक है। यानी आर्टिकल्स जो हमारे पास है वो दो तरह के आर्टिकल है, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें हम क्या देखते हैं, ए या एन, और दूसरा अगर नाउन अगर डेफिनिट हो तो हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। यानी दूसरा जो आर्टिकल हमारा होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, और डेफिनिट आर्टिकल हम किसे कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल हम कहते हैं दी को। अब आपका इंडेफिनिट और डेफिनिट का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, और इन सेंटेंसेस में आपको सही आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर नाउन हमारा इंडेफिनिट होगा तो हम उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा नाउन डेफिनिट होगा तो हम उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस लिए हैं जहाँ पर आपको प्रत्येक सेंटेंस कुछ सिखाएगा, हमें लॉजिक लगाना सिखाएगा कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन जो हमारा है वो डेफिनिट है या इंडेफिनिट है। यानी किस किस सिचुएशन में कोई नाउन इंडेफिनिट होता है या कोई नाउन डेफिनिट होता है, हम जेनरिक किसको बोलते हैं और हमें स्पेसिफिक किसको बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ों को हमें समझना है यहाँ पर। तो देखो हमारा जो पहला सेंटेंस है, पोस्टमैन कैम टू माई होम। तो यहाँ पर देखो जो हमारा पोस्टमैन है ये हमारा क्या, नाउन है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि इस नाउन के पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, देखो डैश है, तो इस डैश में आपको क्या करना है, सही आर्टिकल को फिल करना है। तो देखो, तो इससे पहले देखो आर्टिकल हमें क्या है कि हमें डेफिनिट या इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, या तो ए, देखो या तो ए या एन या फिर दे। लेकिन सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पोस्टमैन है हमारा नाउन, ये क्या है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो देखो अभी जब मैंने ये सेंटेंस को शुरू किया तो क्या इस सेंटेंस से पहले भी मैंने इस पोस्टमैन के बारे में आपको बताया? बिल्कुल नहीं बताया। क्या इस पोस्टमैन से आप पहले भी परिचित थे? बिल्कुल नहीं। यानी इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि पोस्टमैन से पहली बार हम परिचित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब कभी भी हम किसी नाउन से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं, यानी पहले से हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं यानी फर्स्ट टाइम उसके बारे में हमें पता चल रहा होता है, तो तब तक वह नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट होता है। देखो इससे पहले इस पोस्टमैन का कोई भी रेफरेंस हमारे पास नहीं है, यानी इस पोस्टमैन का फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम डिस्कशन के समय पे हम क्या करते हैं, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो देखो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पहले पोस्टमैन के पहले हम ए लगाएंगे, यानी ए पोस्टमैन केम टू माई होम। अब देखो सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस है डैश पोस्टमैन ब्राउट मी डैश लेटर। तो देखो पोस्टमैन ने क्या किया, मेरे लिए एक लेटर लाया। तो देखो अब मुझे बताओ कि मैं अब किस पोस्टमैन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या इस पोस्टमैन का रेफरेंस, इस पोस्टमैन के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था? क्या इसका पहले से कोई रेफरेंस हमारे पास है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि कौन सा पोस्टमैन मेरे लिए लेटर लाया, तो आप कहोगे सर वो पोस्टमैन जो मेरे घर आया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम पोस्टमैन को डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड टाइम ये पोस्टमैन हमारे लिए क्या हो गया, सेकंड टाइम ये पोस्टमैन हमारे लिए डेफिनिट हो गया। इसका मतलब ये है कि जब किसी नाउन से हम पहले से परिचित रहते हैं, यानी ऑलरेडी वो हमारे लिए नॉन होता है, हम पहले से उसके बारे में चर्चा कर चुके होते हैं, तो वो नाउन हमारे लिए क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो ये जो नाउन है यहाँ पर हमारा पोस्टमैन, ये क्या डेफिनिट है, और इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, इसके पहले हम डी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? दी पोस्टमैन ब्राउट मी डैश लेटर। अब देखो यहाँ पर लेटर का बात कर रहे हैं, तो इस कहानी में लेटर देखो पहले भी हुआ। देखो इस कहानी में जो लेटर है, क्या इस लेटर का चर्चा हमने पहले भी किया? क्या सेंटेंस के शुरुआत से ही आपको लेटर कहीं दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी लेटर यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस में, यानी इस कहानी में लेटर हमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम दिखाई दिया। तो हमने क्या बताया कि जब कोई नाउन हमें फर्स्ट टाइम किसी नाउन के बारे में पता चलता है, फर्स्ट टाइम हम उससे इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तब तक वो नाउन हमारे लिए क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेटर वॉज रिटन टू मी बाई माई फ्रेंड। अब देखो मैं किस लेटर का बात कर रहा हूँ, क्या इस लेटर का डिस्कशन पहले हुआ है? क्या इस लेटर से हम पहले से ही परिचित हैं? तो बिल्कुल है। देखो इस लेटर के लिए रेफरेंस हमारे पास है। मैं किस लेटर की बात कर रहा हूँ, अरे वही लेटर जिसे पोस्टमैन ने लाया और मुझे दिया। तो अब क्या हो गया, अब ये लेटर डेफिनिट हो गया। तो डेफिनिट होने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि ये चीज़ हमारे लिए अब ऑलरेडी नॉन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये डेफिनिट हो गया। तो डेफिनिट हो गया तो हम इसके पहले क्या करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? द लेटर वाज रिटन टू मी बाई माई फ्रेंड। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमने आपको 3 सेंटेंसेस दिए, एक तो सेंटेंस है अ पोस्टमैन कैम टू माई होम, दूसरा सेंटेंस है द पोस्टमैन ब्राउट मी अ लेटर, तीसरा सेंटेंस है द लेटर वाज रिटन टू मी बाय माई फ्रेंड। तो देखो इन तीनों सेंटेंसेस से आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिला। यहाँ पर आपको 2 बातें सीखने को मिली। अगर कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी जब हम किसी नाउन से पहली बार परिचित होते हैं, तो वह नाउन हमारे लिए क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। लेकिन जब कोई नाउन, हम किसी नाउन के बारे में जब हम दूसरी बार चर्चा करते हैं, यानी पहले से भी हम उससे परिचित रहते हैं, यानी पहले से भी उस नाउन के बारे में हमारे पास रेफरेंस होता है, तब वो नाउन क्या हो जाता है, तब वो नाउन हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है, और तब हम उसके साथ क्या करते हैं, दी लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमने ये कंसेप्ट सीखा। ठीक है, अब देखो बात जो हमारा, अब जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर सेंटेंस 4 के बारे में। सेंटेंस 4 क्या, देयर वॉज डैश टेक्निकल प्रॉब्लम इन डैश प्लेन बट डैश पायलट मैनेज टू लैंड इट सेफली। अब ध्यान देना यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर क्या है कि जिस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या यही टेक्निकल प्रॉब्लम पहले भी आया था?
क्या मैंने इस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में आपको पहले भी बताया? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आ रहा है, यानी फर्स्ट टाइम हम इस प्रॉब्लम से परिचित हो रहे हैं, यानी इसलिए क्या हो गया, ये हमारे लिए इंडेफिनिट हो गया। और ये बताओ कि कितना प्रॉब्लम था। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे लिए इंडेफिनिट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम आर्टिकल, देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं तो इसका क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन है वो इंडेफिनिट होता है, यानी इंडेफिनिट चीज़ों के बारे में बात करता है। साथ ही साथ देखो ए या एन से हमें क्या पता चलता है, देखो ए या एन से हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये दो चीज़ क्या है, एक तो ये है कि ए या एन जो है ये जो है ये वन का वीकर फॉर्म है, वन का वीकर फॉर्म है, यानी कि हम वन के लिए भी ए या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन सेंस हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। ठीक है। और वहीं बात करें अगर और हम बात करें तो देखो ए या एन का एक और मीनिंग होता है एनी। ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इंडेफिनिट सेंस में, डेफिनिट सेंस में नहीं बाबू, इंडेफिनिट सेंस में। बात आपको समझ में आ रही है? तो ए या एन इंडेफिनिट तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो होता है ये वन का वीकर फॉर्म है, यानी जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वन इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट इंडिविजुअल के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, या फिर हम एनी के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। एनी का मतलब कोई भी, लेकिन जब हम एनी का बात करते हैं तो एनी का मतलब ऑल भी होता है। ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लम जो था वो क्या था, हमारे लिए इंडेफिनिट था। ठीक है, प्रॉब्लम इंडेफिनिट था, इस प्रॉब्लम से पहले हम परिचित नहीं थे। दूसरी बात मुझे बताओ कि प्रॉब्लम जो था वो कितनी प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था या एक से ज़्यादा था? तो प्रॉब्लम तो एक ही था, एक ही टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाएंगे। तो यहाँ ए से हमें दो चीज़ पता चला, एक तो कि ये जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये इंडेफिनिट है, और दूसरा क्या पता चला, ये इस ए का मतलब क्या हुआ, इस ए का मतलब हुआ क्या, वन, मतलब एक प्रॉब्लम था और वो क्या था, इंडेफिनिट था। चलो ठीक है। अगर दूसरी बार हमें टेक्निकल प्रॉब्लम मिलेगा सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। तो देखो कहीं भी सेंटेंस में हमें दूसरी बार टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहां पर बात करते हैं, तो देखो सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेंटेंस में इस प्लेन का जिक्र भी पहली बार हो रहा है। सेंटेंस में, ये पूरे सेंटेंस में इस प्लेन का भी जिक्र पहली बार हो रहा है, और जिसका जिक्र पहली बार होता है उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम ए लगाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, बट डैश पायलट मैनेज टू लैंड इट सेफली। अब ध्यान देना, यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुआ इसलिए हमने ए लगाया, यहाँ प्लेन भी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इसका जिक्र हुआ, हमने ए लगाया। अब मुझे बताओ ये पायलट भी सेंटेंस में कब जिक्र हो रहा है, पहली बार जिक्र हो रहा है, फर्स्ट टाइम हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या करें, हम इसके पहले ए लगा दें? बिल्कुल नहीं, अगर आप यहाँ पर ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना है। ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, आपने तो बताया कि जब किसी नाउन का जिक्र हम पहली बार करते हैं तो हम उसके पहले ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। सर यहाँ भी तो पायलट का जिक्र, हमारे यहाँ पर भी तो पायलट का जिक्र पहली बार हो रहा है, तो यहाँ पर हम ए क्यों नहीं लगाएंगे? देखो हर बार चीज़ें, देखो जब क्या होता है कि जब कोई नाउन डेफिनेट होता है तो जरूरी नहीं है कि बार बार वो सेकेंड टाइम डिस्कशन उसका हो। कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई नाउन पहले से क्या होता है, पहले से वो डेफिनेट होता है, उसके लिए दोबारा डिस्कशन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी पहले से उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। यानी किसी नाउन को डेफिनेट होने का दो वजह, पहला वजह है कि हम उसका जिक्र दूसरी बार कर रहे हो, यानी वो नाउन पहले से जिक्र हो चुका हो, पहले से हम उससे परिचित हो, और दूसरा कोई भी ऐसा नाउन, उस नाउन से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, भले ही उस नाउन का हम जिक्र पहली बार कर रहे हैं, पहली बार हम उस नाउन को देख रहे हैं, लेकिन अगर उस नाउन से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो नाउन हमारे लिए क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। देखो अगर ऐसे बात करें हम, तब तो ये पायलट जो क्या है, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रहा है और कायदे से ए लगाना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं किस पायलट की बात कर रहा हूं? क्या मैं दुनिया के किसी भी पायलट की बात कर रहा हूं? नहीं ना, हम उस पायलट की बात कर रहे हैं जो उस प्लेन में था। हम यहां पर उस पायलट के बारे में बात कर रहे हैं जो इस प्लेन में था, ठीक है, जिसने इसको सुरक्षित, ठीक है, नीचे लैंड करवा दिया। तो यहां पर पायलट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम कह देंगे, ठीक है, बट ए पायलट, जब हम यहां पर ए पायलट यहां पर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा
इसका मतलब होगा कि उस प्लेन में बहुत सारे पायलट थे, जबकि उस प्लेन में तो पायलट एक ही था। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि डेफिनिट क्यों हो रहा है? ये डेफिनिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पायलट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। भाई कौन सा पायलट? जो उस प्लेन को उड़ा रहा था, जिसने उस प्लेन को सुरक्षित नीचे लैंड करवाया। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि डेफिनिट होने के लिए हर बार आपका सेकंड टाइम डिस्कशन हो, यानी उसके बारे में पहले से हमारे पास रेफरेंस हो। कभी कभी तो कोई नाउन डेफिनिट तब भी हो जाता है जब उससे रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो को शुरुआत में एग्जांपल दिया, जैसे हमने बताया कार। ठीक है, तो कार हमारे लिए इंडेफिनिट था, इसलिए हमने उसके साथ ए लगाया। लेकिन जब हमने बोला कार ऑफ राम, तो यहां पर चलो मैं अभी बोलता हूं कार ऑफ राम। ठीक है, तो कार ऑफ राम, तो चलो भाई यहां पर कार भी फर्स्ट टाइम आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई कैसा कार, तो राम का कार। तो देखो कार से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अब मिल गया, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें जुड़ गया, और इसलिए क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से पायलट भी हमारा फर्स्ट टाइम में ही डेफिनिट हो गया। इसलिए डेफिनिट हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस पायलट के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस पायलट के बारे में बात कर रहे हैं जो उस प्लेन में था। बात समझ में आ रही है? चलो देखो अब अगला सेंटेंस हमारा क्या, अगला सेंटेंस है आई हेल्प्ड डैश पुअर पर्सन। ठीक है, तो मैंने पुअर पर्सन को हेल्प किया, मैंने एक गरीब व्यक्ति को हेल्प किया। अब जरा मुझे बताओ कि वो कौन सा गरीब व्यक्ति था, क्या आपको पता है? ठीक है, मुझे पता है कि मैंने किस गरीब व्यक्ति को हेल्प किया, क्या आपको पता है? नहीं ना। तो देखो कोई भी चीज डेफिनेट तब होता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक गरीब व्यक्ति को हेल्प किया, तो मुझे पता है कि मैंने किस गरीब व्यक्ति को हेल्प किया। क्या आपको पता है कि मैं किस गरीब व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं ना। तो डेफिनेट तब होगा जब मुझे भी पता हो उस व्यक्ति के बारे में और आपको भी पता हो। केवल मुझे पता रहने से वो डेफिनेट नहीं होता है, दोनों को पता हो, स्पीकर लिसनर दोनों को पता हो। तो मैंने क्या किया, एक गरीब व्यक्ति को हेल्प किया, और ये क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। ये क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। किसके लिए इंडेफिनिट हो गया? आपके लिए इंडेफिनिट हो गया। क्लियर तभी होगा जब दोनों को पता रहेगा। तो इसका मतलब है कि पक्का हम इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, और इंडेफिनिट आर्टिकल किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो आई हेल्प्ड अ पुअर पर्सन, तो यहां पर देखो, यहां पर दो सेंस निकला। एक तो मैंने एक इंडिविजुअल को हेल्प किया, यानी मैंने कितने व्यक्तियों को हेल्प किया? मैंने एक व्यक्ति को हेल्प किया, और वो व्यक्ति क्या था? इंडेफिनिट था। तो यहां पर देखो दो सेंस निकला, एक तो इंडेफिनिट और दूसरा सेंस क्या निकला? वन का। दूसरा सेंस क्या निकला? वन का। ठीक है, चलो अब अगला सेंटेंस पे बात करते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा क्या? यू शुड हेल्प डैश पुअर पर्सन। तो यहां पर ध्यान देना, आपको गरीब व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, यानी अभी आपने नहीं किया, और कौन से गरीब व्यक्ति का हेल्प करोगे वो भी नहीं पता, लेकिन कोई भी गरीब व्यक्ति आ जाए उसका आपको हेल्प करना है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है ना अभी डेफिनेट नहीं है कि हम किस गरीब व्यक्ति को आपको हेल्प करने के बारे में बोल रहे हैं। मैं यहां पर इन जनरल बता रहा हूं कि कोई भी गरीब व्यक्ति आपको मिले तो आपको उसको हेल्प करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कोई का मतलब क्या हुआ? कोई का मतलब हुआ इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट हुआ तो इसके पहले क्या करेंगे? हम ए लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहां पर इस ए का मतलब वन नहीं है। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि इस ए का मतलब वन है तो आप गलत हैं। ध्यान देना, यहां पर आई हेल्प्ड अ पुअर पर्सन, यहां पर ए का मतलब वन है, 100% वन है, क्योंकि मैंने एक गरीब व्यक्ति को हेल्प किया। लेकिन यहां पर इस ए का मतलब वन कदापि नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ए तो हम लगाएंगे, लेकिन यहां पर जो इस ए का मतलब है यह है एनी। एनी का मतलब क्या हो गया? एनी का मतलब हो गया ऑल, यानी कि आपको क्या करना चाहिए? किसी भी गरीब व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए। मतलब यू शुड हेल्प अ पुअर पर्सन के जगह पे आप लिख सकते हो यू शुड हेल्प ऑल पुअर पर्सन्स, यानी कि देखो यहां पर हम पुअर पर्सन के जगह पे पुअर पर्सन्स भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। यहां पर हम पुअर पर्सन के जगह पे पुअर पर्सन्स भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तब जब हम पुअर पर्सन्स लिखेंगे तो हमें यहां इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम ए पुअर पर्सन को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? पुअर पर्सन से। लेकिन क्या आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हो? यहां पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यहां पर आई हेल्प्ड अ पुअर पर्सन के जगह पे क्या आप लिख सकते हो आई हेल्प्ड पुअर पर्सन्स? नहीं लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि यहां पर केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, और जब हम यहां पर ए लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी, और कोई भी में क्या आ जाता है? सब कोई आ जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहीं से मैंने आपको दो चीज बताया कि जो ए है
ए को हम हर हाल में इंडेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरल सेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, एक बार जो ए होता है वह वन का रेफरेंस देता है, और एक बार जो ए या एन होता है वह एनी का रेफरेंस देता है, और एनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। तो बात आपको समझ में आई। चलो आखिरी सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आखिरी सेंटेंस क्या है? आखिरी सेंटेंस में ही हेल्प्ड डैश पुअर पर्सन। अब ध्यान देना, उसने गरीब व्यक्ति की मदद की। अब भाई कौन सा गरीब व्यक्ति? अब यहां पर बात हम करेंगे कि कौन सा गरीब व्यक्ति। तो यहां पर कौन सा गरीब व्यक्ति? हु वाज हंग्री, यानी जो भूखा था। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये जो रिलेटिव क्लाउज है ये क्या कर दिया, ये इस पर्सन को, इस पुअर पर्सन को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है, भले ही इस पुअर पर्सन के बारे में, ठीक है, भले इस पुअर पर्सन का जिक्र यहाँ पर पहली बार हो रहा, लेकिन अब क्या है, अब इस पुअर पर्सन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जैसे ऊपर वाला में अगर हम कहें कि आई हेल्प्ड अ पुअर पर्सन, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा पुअर पर्सन, ठीक है, तो फिर आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसे केवल मैं ही जानता हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। लेकिन यहां पर देखोगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे कि कौन सा पुअर पर्सन, तो यहां पर आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा, हु वाज हंग्री, यानी जो भूखा था। यानी देखो, जैसे ही हमारे पास रेफरेंस मिला तो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। और जैसे ही डेफिनेट हुआ तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम द लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ही हेल्प्ड द पुअर पर्सन हु वाज हंग्री। अगर यहां पर हु वाज हंग्री नहीं लिखा होता, तब यहां पर हम डेफिनेटली द के जगह पे ए लगाते, क्योंकि तब ये पुअर पर्सन हमारे लिए डेफिनेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर इसमें जोड़ दिया हु वाज हंग्री, तो ये क्या हो गया, कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया इससे रिलेटेड, और तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, द लगाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इन 7 सेंटेंसेस से आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, और खुशखबरी ये है कि अगर आप मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, जिसे आप 399 की जगह पे आप इसे अभी 299 में ज्वाइन कर सकते हो। तो 299 बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, ठीक है। मात्र आपको 299 में, मात्र आपको 299 में इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो देखिए, अगर कोई भी कोर्स जो कि यूट्यूब पे, कोई भी कोर्स यूट्यूब पे 100% नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखने का मजा तब आता है जब हम कोई चीज़ को 100% जाने। आधा अधूरा ज्ञान से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल टाइम पास होता है, ठीक है। तो कोई भी यूट्यूबर भले ही कितना आपको क्यों ना कह दे कि मैं आपको कोई भी कोर्स पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे कभी कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई भी लेकिन आपको 100% कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेड कोर्स में जाना पड़ता है। लेकिन हर किसी के लिए पेड कोर्स को खरीदना, ठीक है, संभव नहीं है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, मेरा कोर्स जो है, मेरा इंग्लिश का जो वीडियो है, आपको यूट्यूब पे आपको 60 to 70% आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 60 to 70% भी क्या अपने आप में अधूरा ज्ञान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 100% चाहिए, अगर मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स चाहिए, 100% चाहिए, तो मैं आपको अभी 299 में दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 299 ऐसा प्राइस है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं, देखो, ये केवल राज सर का रिक्वेस्ट है जिसके कारण से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए, वरना मेरा जो इंग्लिश का मेरा जो एक्चुअल जो फी होता है इंग्लिश का, वो कम से कम तो 8000 होता है, कम से कम जो होता है 8000 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने राज सर का रिक्वेस्ट पे मैंने इस कोर्स का प्राइस रखा 399, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने फिर से इस पर एक डिस्काउंट लगाया, ठीक है। और अभी आपको ये 299 में मिल रहा है, जिससे अब हर तरह के बच्चा आप इसे क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए, और कुछ दिन में यह ऑफर समाप्त भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर इस कोर्स को हम कैसे परचेज करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को क्लिक कीजिए और आप गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कीजिए। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। इस ऐप में आपको जितने भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोर्सेज हैं, और उसके बाद फिर मेरा इंग्लिश का स्पेशल कोर्स, ये सभी कोर्स आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और अभी लगभग सभी सब्जेक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल का शुरुआत किया, मैंने आपके लिए आर्टिकल का शुरुआत किया, यानी बेसिकली जो आज का जो हमारा वीडियो था आर्टिकल का, वो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन वीडियो था। और इसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्यों हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं,
ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें आर्टिकल पढ़ना कैसे चाहिए, यानी हम कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे पढ़ें। और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपके आर्टिकल से रिलेटेड लॉजिक को क्लियर करने के लिए मैंने 7 सेंटेंसेस दिए, और इन 7 सेंटेंसेस से आपका 2-3 कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी ये चैप्टर इतना ही में ख़त्म नहीं हो जाता है, अभी इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अभी मैं और भी सेंटेंसेस दूंगा। देखो, मैं अगर बैठ करके अगर रूल लिखवाने लगूँ तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, केवल बैठ कर रटोगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने सेंटेंसेस में आपको रेफरेंसेस बताए, आपको सिखाया कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन डेफिनिट कब होता है, इनडेफिनिट कब होता है, अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारा आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं जितने भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक को मैं कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़ाना पसंद करता हूँ। मुझे रूल रटवाने का कोई भी शौक नहीं, और रूल रटने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल के अगले वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस आगे के सेंटेंसेस देते रहूँगा, प्रत्येक सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा, यानी धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इस क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।